आप एक बार दबाओ, अब स्टार्ट हो जाएगा। शुरू कर दी रिकॉर्डिंग। हो गई, हाँ बस ठीक है। देन वी कैन कंटिन्यू। शाबाश। तब यही तो ये उसने अब्दुल रहमान ने ये सेटिंग किया है, ठीक है। तो अब इसमें जो इश्यूज हैं वो यहाँ से शुरू करते हैं, रेडिएशन से। वी कैन क्लियर दिस ऑफ, और इसको क्लियर कर दिया। थर्मल रेडिएशन जो है दैट इज अ वेरी यूनिक फिनोमेना। इनफैक्ट एक किताब है बहुत मशहूर, एक तुर्क की लिखी हुई है, उनका नाम है आरपाची। आरपाची इज वेरी अनयूजुअल नेम, बट तुर्कों के नाम ऐसे ही होते हैं। निकाती आरपाची, ही इज अ जायंट इन हीट ट्रांसफर बिजनेस। तो उसने कहा कि भाई मोड तो हीट ट्रांसफर के दो ही होते हैं प्योर, एक कंडक्शन और दूसरा रेडिएशन। और कन्वेक्शन जो है वो बेसिकली एक टर्म इस्तेमाल करते हैं ये लोग, एडवेक्शन। तो कंडक्शन प्लस एडवेक्शन मिला के कन्वेक्शन बनती है, ठीक है ना। और ये इशू थोड़ा सा कुछ लोगों को रहा था, ये जो मैं पेपर देख रहा हूँ टेस्ट के, कि कंडक्शन को खामखा घुसाया जा रहा है। कंडक्शन तो शामिल कर लेते हैं हम कन्वेक्शन के एज में। अगर आपको याद हो, ये पिक्चर मैंने बनाई थी सॉलिड सरफेस, इसके ऊपर एक पहली लेयर जो होती है फ्लूइड की, वाटर हो एयर हो, वो एग्जैक्टली वही कर रही होती है जो सॉलिड सरफेस कर रही होती है। और इसके लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं वो नो स्लिप, ठीक है ना, कि ये इट कैन डू नथिंग एल्स। तो इनिशियली हीट इज कंडक्टेड इनसाइड, इधर कंडक्ट होती है, क्योंकि स्टेशनरी लेयर है ना, इसमें तो कंडक्शन नहीं होगी। और ये लिखा जाता है के एफ डी ए डी टी बाई डी वाई, बट एट वाई इक्वल टू 0। और यहाँ से फिर आप कहते हैं कि हम डिफाइन करेंगे ऐसे कन्वेक्शन को। तो ये तो एक तरह की आर्टिफिशियल डेफिनेशन आ गई ना। इससे फिर एच निकाल लेते हैं, तो कंडक्शन शामिल हो गया। वी डोंट हैव टू कंसीडर कंडक्शन। इनफैक्ट जो सॉलिड है उसका कोई रोल ही नहीं है कन्वेक्शन के अंदर। सॉलिड चाहे वो गोल्ड का हो, कॉपर का हो, वुड हो, वटेवर हो, तो उसका कोई नहीं बताता कि सरफेस इस मटेरियल की बनी हुई है, ठीक है। ये बात अपने ध्यान में रखें। एनीवे, नाउ वी डाइग्रेस अ बिट, थोड़ा सा वापस आए, कम बैक टू थर्मल रेडिएशन। थर्मल रेडिएशन रिगार्डेड एज अ प्योर मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, एंड इट्स अ वेरी स्पेशल मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। अच्छा, कैसे स्पेशल बनता है, तो ये इक्वेशन से ही पता चल जाता है फौरन। कंडक्शन का इक्वेशन सिंपली Q is equal to HA delta T by delta X, convection is HA delta T। मगर जैसे ही रेडिएशन आते हैं तो you talk about fourth power, you talk about fourth power। तो फोर्थ पावर का मतलब ये कि अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर जो है इनिशियली लेट अस से 100 है, और फिर उसका टेम्परेचर हो गया 200, ठीक है, तो पहले तो रेडिएशन वाला कहता है कि नहीं, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। व्हाट इज एक्सेप्टेबल इज 373 केल्विन एंड 473 केल्विन, ठीक है। अच्छा, अब इनका डिफरेंस जो है वो तो मार्जिनल है। 473 को 373 से डिवाइड करोगे तो कुछ भी नहीं, मगर जब इसको आप पावर 4 करोगे और इसको भी पावर 4 करोगे, तो then the difference turns out to be huge। 473 minus 373, 473 minus 373 is 100, मगर raised to power 4 makes all the difference। huge फर्क आ जाता है। तो इट्स हाईली नॉन-लीनियर थिंग। अच्छा, ह्यूमन कंफर्ट में कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन आता है, यस अंडरस्टूड है। तकरीबन हर आदमी ने ये जवाब लिखा है, मगर थोड़ा सा आपको इसको एक्सप्लेन करना चाहिए। जैसे कंडक्शन जो है वो हम इंसान को एक ही ऑप्शन है क्लोज का, है। बहुत से जानवर हैं, उनको उनका हेयर जो होता है, हेयर जो होता है वो उन्हें कवर कर लेता है, उनको क्लोज की जरूरत नहीं होती, ठीक है ना। मगर इंसान क्लोज को फैशन का पार्ट भी बना लेता है, और क्लोज को कन्वीनियंस का पार्ट भी बना लेता है ही नहीं। बल्कि आगे चलने वाले क्लोज तो ऐसे आने वाले हैं जिसमें कि आप कलर वगैरह भी चेंज करने ओकेजन को देखते हुए, ठीक है। और कन्वेक्शन का तो सबसे इंटरेस्टिंग मिसाल है फैन। बगैर फैन के आप कराची में रह नहीं सकते। तो कन्वेक्शन के लिए आपको फोर्स कन्वेक्शन चाहिए, या कहीं से विंड ब्लो कर रही हो, है, तो ये इम्पोर्टेंट। रेडिएशन, यू कैन अंडरस्टैंड कि आप दरख्त की छांव में बैठते हैं तो यू फील कूल। तो व्हाट हैव यू डन, यू हैव एक्चुअली प्रिवेंटेड रेडिएशन फ्रॉम फॉलिंग ऑन यू। और उसकी एक और हमारे यहाँ कराची में रिवाज नहीं है, और कलकत्ते वगैरह में मेरी तस्वीरें मेरी वाइफ के पास है पुरानी, वो दिखाती हैं, तो उसमें अम्ब्रेला बड़ी कॉमन चीज होती थी, है भाई। अम्ब्रेला वॉज
remarkably common. Everybody uses umbrella for rain and preventing radiation sun to come to you. तो ये लिखना जरूरी था कि ह्यूमन कंफर्ट इज क्लोज, फैन, विंड और रेडिएशन को ब्लॉक करने के अंदर काफी रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो आखिर जो बॉटम लाइन है वो यही है जो लिखी हुई है कि हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर। यस, ये तो हर जगह ही होता है, बट इसमें पावर 4 और केल्विन दो चीजें लाजमी हो जाती है। केल्विन तो सेल्सियस इस्तेमाल करना तो हराम है, क्योंकि सेल्सियस से आपको सारा आंसर वगैरह ट्विस्ट हो जाते हैं, और जो पूरी इसकी बुनियाद है वो बड़ी सॉलिड स्टेट फिजिक्स पे है, और वो बिल्कुल मॉलिक्यूल के अंदर बैठ के 0 केल्विन से आगे चलती हैं मॉलिक्यूल्स। व्हेन दे स्टार्ट टू वाइब्रेट, 0 केल्विन में कहते हैं कोई वाइब्रेशन वगैरह नहीं होती, मैं जैसे वाइब्रेट करना शुरू करते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन करनी शुरू हो जाती है। तो ये चीज जो है रेडिएशन का वो बन जाता है, क्या कहेंगे, हॉलमार्क, हम उसे उर्दू में कहते हैं तुर्रा इम्तियाज, hallmark. Radiation has to be in Kelvin and lives with power 4. उसके बाद नेक्स्ट पिक्चर थी वो इसमें थर्मल रेडिएशन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी। तो ये आप लोगों को समझाना आसान है इसलिए कि आपको ये इस मैजिकल वर्ड का मतलब पता है। अगर आपको कोई कहे कि रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यू हैव टू से नो फर्दर, एवरीबॉडी नोज मोर और लेस, चाहे वो रफ नॉलेज ही हो, वो आइडिया होता है ना। मसलन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो स्पीड होती है लाइट की स्पीड होती है, ठीक है, और उसकी रेंज जो थर्मल रेडिएशन है उसके अंदर पूरी फैमिली होती है। मैंने वहाँ लास्ट टाइम वो पिक्चर भी दिखाई थी किताब से, उसको आगे लाना चाह रहा हूँ, मैं लाया नहीं है। ये पूरी फैमिली की हिस्ट्री दी हुई है, कौन कौन इस खानदान में शामिल है। इधर से कॉस्मिक रेज से चलते चलते आप इलेक्ट्रिकल पावर वेव्स तक चले जाते हैं, और फिर इनकी वो जो वेवलेंथ है ना, यहाँ ऐसे 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 करके, यहाँ ऐसे ऐसे करके, तो देयर इज अ ह्यूज वेरिएशन इन वेवलेंथ है। इसमें जो थोड़ा सा पार्ट है वो थर्मल रेडिएशन है, उन्होंने कुछ मिक्स किया हुआ है, बट आई थिंक थर्मल रेडिएशन ये दिखाया हुआ है यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से लेके यहाँ तक दिखाया हुआ है, 0.1 से लेके 100 माइक्रोमीटर तक, और इसी के अंदर विजिबल आ जाता है, और अल्ट्रा वायलेट स्टफ होता है। नोट करेंगे अल्ट्रा वायलेट शॉर्ट वेवलेंथ, इनफैक्ट वेरी शॉर्ट, इंफ्रारेड इज लार्ज वेवलेंथ। तो ये मिक्सअप लोग हो रहे हैं, मिक्सअप ना हो। तो ये जनाब आपके पास तो रेडिएशन की पहली चीज इंपॉर्टेंट नोट करने वाली होती है वो इसकी रेंज है 0.1 to 100, उसमें 0.4 to 76 या नैनोमीटर में देख लें आप, 400 to 760 नैनोमीटर। लाइट वाले लोग जो है ना, कलर वाले लोग, वो नैनोमीटर में बात करते हैं, ठीक है ना। तो 400 to 760 nanometers is the range of कलर। इसमें भी लोगों ने फिर फर्दर डिवाइड किया हुआ है, ये जो 400 है ये रेड है, और ये 760 जो है ये वॉयलेट है। ऑब्वियसली इससे 400 से सॉरी मैं उल्टा गया, ये वॉयलेट है और ये रेड है। 760 से ज्यादा जो है वो इंफ्रारेड है, और 400 से कम जो है वो अल्ट्रा वॉयलेट है। और अल्ट्रा वायलेट को भी मजीद डिवाइड कर देते हैं, अल्ट्रा वायलेट ए बी सी में करते हैं। इंफ्रारेड को कहते हैं नियर इंफ्रारेड और फार इंफ्रारेड, तो वो फिर सारे के सारे वेव लेंथ पे डिपेंड करता है। तो ये बेसिकली एक चीज हो गई आपके पास। दूसरी चीज जो है वो ये है कि ये दो इक्वेशन है जो पुराने चले आ रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के। एक वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का वो देता है आपको रिलेशन, and if you multiply the wavelength by frequency you get speed of light as a constant। और उसके बाद क्या होता है, हाँ एक ये प्लैंक्स इक्वेशन है, E is equal to hv, जिसमें h की वैल्यू ये h is not the convective transfer coefficient। कंफ्यूज नहीं करिएगा अपने आप को, खामखा मेरा नाम डुबाएंगे। ठीक है, व्हाट इज hv, तो आपके h is convective heat transfer coefficient। कन्वेक्शन भूल जाए, अंग्रेजी जबान में इतने छोटे से सिंबल्स हैं कि साइंस में उससे ज्यादा कई क्वांटिटीज हैं, तो लिहाजा एक ही क्वांटिटी जो है वो 10-10 चीजों के लिए इस्तेमाल होती है। H कन्वेक्टिव कोफिशिएंट है, H एंथैल्पी है, H यहाँ प्लैंक्स कांस्टेंट हो गया, और गॉड नोज कितनी और चीजें आएंगी। तो H देख के नारा नहीं लगा देंगे कन्वेक्टिव कोफिशिएंट, तो ये प्लैंक्स कांस्टेंट। अच्छा, फिर उसके बाद रिफ्लेक्शन होती है, थर्मल शैडोज होती हैं, और फिर उसके बाद एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आता है, वो आता है ब्लैक बॉडी का। अच्छा, उसके लिए जो
जो एक्चुअली एक पिक्चर समझने वाली है वो यहाँ, ये मैंने ऐड किए, पहले मैं इसको दिखा देता हूँ। ये एक टिपिकल कर्व है, ये कर्व आगे भी आया है, मगर इसमें एक बॉडी है जिसका नाम हमने ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी को हमने डिफाइन ऐसे किया है कि ये परफेक्ट एब्जॉर्बर है। हार्दिक सर आए थे, ये हार्दिक सादत चले भी गए। परफेक्ट एब्जॉर्बर है ब्लैक बॉडी, परफेक्ट एब्जॉर्बर, और इसकी एक कॉलोनरी होती है कि परफेक्ट एमिटर भी है, ठीक है। परफेक्ट एब्जॉर्बर एंड परफेक्ट एमिटर मींस ये एब्जॉर्प्शन के अंदर तो होता है बेसिकली कि जितना इंसिडेंट होगा सबका सब एब्जॉर्ब कर देगा, इररिस्पेक्टिव कहाँ से आया, किस वेवलेंथ पे है, डजंट मैटर, क्वेश्चन नो क्वेश्चन आस्क्ड। उसके बाद जब ये एमिट करता है तो ये बेसिकली जितना भी एमिट करता है क्लेम ये करता है कि मुझसे ज्यादा कोई नहीं कर सकता, ये क्लेम है। तो वो उसकी जो मेजर होती है वो एमिसिविटी होती है, इसका एमिसिविटी होती है। एमिसिविटी जो है वो कंपेयर करती है एमिशन एट अ सर्टेन वेवलेंथ विद ब्लैक बॉडी, हमेशा आप ब्लैक बॉडी से कंपेयर करते हैं और एमिसिविटी आ जाती है। अच्छा, अब उसके अंदर एमिसिविटी जो है वो एक्चुअली फंक्शन हो जाती है वेवलेंथ का, तो वेवलेंथ के हिसाब से एमिसिविटी वेरी कर रही होती है। ये ऐसे ऐसे करके दिखाया उन्होंने, पूरी वेवलेंथ वेरिएशन करी है, मुस्तकिल एप्सिलॉन लैम्डा का टेढ़ा मेढ़ा करवाया, शुक्र है कंटिन्यूस है, डिसकंटिन्यूस भी होते हैं बाय द वे, मैं जरूरी नहीं घर में रियल बॉडी जो मर जाए वो करे। तो फिर ब्लैक बॉडी आती है आइडियल, फिर हम क्या करते हैं कि इसको हम एवरेज आउट कर लेते हैं, और एवरेज आउट करने में हम कहते हैं कि ये एप्सिलॉन जी एक चीज आ गई जो बेसिकली ग्रे बॉडी कहलाती है। इसमें उन्होंने ग्रे बॉडी लिखी है 0.6 से बराबर दी है, ये 60% है ब्लैक बॉडी की, 60% ऑफ ब्लैक बॉडी है, ठीक है। तो ये ब्लैक बॉडी के कॉन्सेप्ट में ही ये तीनों चीजें आ जाती। ब्लैक बॉडी को जो सिग्निफिकेंस हासिल है वो ये है कि एक तो आइडियल बॉडी है, परफेक्ट ग्रे बॉडी भी आइडियल बॉडी है, इम्परफेक्ट ब्लैक बॉडी है एक तरह से, मगर वो भी आइडियल है, रियल सरफेस रियल है। तो ब्लैक बॉडी बहुत आसान है एनालाइज करना, ग्रे बॉडी थोड़ी उससे मुश्किल होती है। मैंने एक फॉर्मूला बनाया हुआ था कि अगर इसमें 1 की एफर्ट चाहिए तो इसमें तकरीबन 9 की एफर्ट चाहिए, और रियल सरफेस में 27 गुना बड़ी हो जाती है। ये मैंने 3 को स्क्वायर और 3 को क्यूब किया था। तो रियल सरफेस को एनालाइज करना बहुत मुश्किल होता है, मगर ग्रे बॉडी जो है वो तकरीबन रियल सरफेस को टोटलिटी में मैच कर लेती है। एरिया अंडर द कर्व इसका वही आता है जो ग्रे के अंदर आता है, जो ब्लैक का फ्रैक्शन होता है 0.6, है ना। तो ये सब चीजें जो है कहे बगैर अंडरस्टूड हो जाती हैं। और ये ग्राफ उन्होंने दिखाया हुआ ना, ये लीनियर स्केल पे दिखाया हुआ है, तो लीनियर स्केल पे इंटीग्रेशन जो है आप अगर करें यहीं पे ग्राफ पेपर भी, तो आपको आंसर्स खुद ब खुद आ जाएंगे, ठीक है। तो दिस इज द जनरल पिक्चर व्हिच वी हैव। The black body क्या होती है? Perfect absorber. Black body is a perfect absorber and a perfect emitter. And then in addition to black body, you have something which is called a gray body, which is an imperfection of black body, but a constant imperfection. तो उससे आपकी एनालिसिस आसान हो जाती है, ठीक है। उससे एनालिसिस आपकी बहुत आसान हो जाती है। और रियल सरफेस तो दुनिया में हर किस्म की होती है, जिसका जो दिल चाहता है करता है ना। बल्कि अगर आप सर्च आउट करेंगे तो पता चलेगा कितना डाटा रियल बॉडी का अवेलेबल भी नहीं, जितना लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि होगा। तो लिहाजा जब करना पड़ता है प्रैक्टिकल काम, तो यू हैव टू गो विद अप्रोक्सीमेशंस। तो पहला अप्रोक्सीमेशन जो होता है वो ग्रे होता है, और बिल्कुल ही बोगस अप्रोक्सीमेशन ब्लैक होता है। मगर ब्लैक भी बहरहाल करते हैं लोग, ताकि ये तो पता चल जाए कि ज्यादा ज्यादा कितना होगा। आपने कहा सोलर कलेक्टर बना रहा हूँ मैं, सोलर कलेक्टर बना रहा हूँ, यहाँ से 1000 वॉट पर मीटर स्क्वायर सोलर एनर्जी इसमें पड़ रही है, ठीक है। तो आप बिगनिंग इससे करेंगे, आप कहेंगे यार भाई इसको ब्लैक मान लो, इसका मतलब ये जो 1000 पड़ रही है ये सारा एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। तो पक्की बात होगी। और फिर आपने कहा कि यार ये सारा अब ये इक्विलिब्रियम पे जब आएगा, जब इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा है, इसका टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, तो उस वक्त ये जितना एब्जॉर्ब कर रहा होगा उतना एमिट कर रहा होगा। तो आपने कहा एब्जॉर्प्शन जो है वो 1000 है
और एमिटेंस जो है बड़ा टिपिकल फॉर्मूला है 1000 इंटू 1 मीटर स्क्वायर और फिर सिग्मा T4 इंटू 1 मीटर स्क्वायर। तो आप चाहें तो यहाँ से टेम्परेचर निकाल सकते हैं कितना बनेगा ये। सिग्मा स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 5 इंटू 6.7 10⁻⁸ और फिर इसका फोर्थ रूट निकाल। तो बड़े आराम के साथ आप इसका फोर्थ रूट निकाल लें तो आपको आंसर मिल जाएगा। 1000 divided by 5.67 exponent -8 नहीं ये तो उल्टा हो गया सॉरी इसका अच्छा नहीं सही लिखा था खुद बाद में 1000 divided by 5.67 exponent -8 और फिर इसका फोर्थ रूट। तो फोर्थ रूट निकाल लेंगे तो आंसर आ जाएगा। मैं निकाल नहीं पा रहा इसे कैलकुलेटर। तो बहरहाल ये बड़ा सिंपल सा एक बन जाता है कि अच्छा अब ये जब आपने निकाल लिया ना तो अब ये तय है कि इससे ज्यादा तो कोई बॉडी उसका टेम्परेचर हो नहीं सकता अनलेस अनलेस आप एक चीज जिसका लास्ट पहले भी लेक्चर में जिक्र हुआ था तो सिलेक्टिव सरफेस बनाए, मगर प्योर सरफेस जो है वो तो इससे ज्यादा कोई ज्यादा टेम्परेचर निकल हो नहीं सकेगा। ठीक है, तो दिस इज द जनरल पिक्चर ऑफ ब्लैक बॉडी। उसके बाद फिर ये इक्वेशंस आ गए थे। ये इक्वेशन जो है इसके अंदर बेसिकली मेरे ख्याल से इसके अंदर शेप फैक्टर इंपॉर्टेंट है सबसे, और बाकी इसका इफेक्ट होता है क्या कहते हैं सरफेसेस का। ये मैंने आपको थोड़ा सा बता ही दिया कि ब्लैक बॉडी क्या है, ग्रे बॉडी क्या है, और एमिसिविटी के अंदर तो वेरिएशन होती रहती है। ठीक है, तो ब्लैक बॉडी जो है वो परफेक्ट है, ग्रे बॉडी इम्परफेक्टली एक किस्म की आइडियल बॉडी है। ठीक है ना, और इसका एक और कर्व भी बनता है, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग कर्व है, वो मैं आपको बना के दिखा दूंगा। कर्व ऐसे बनता है कि आप कहते हैं ना ये एक लैम्डा है, यहाँ एप्सिलॉन लैम्डा है। ठीक है ना, यानी आपने कहा कि मैं एक एमिसिविटी प्लॉट करना चाह रहा हूँ अगेंस्ट वेवलेंथ माइक्रोमीटर में, और ये तो फ्रैक्शन है। तो अगर मैं ब्लैक के लिए प्लॉट करूंगा तो ब्लैक के लिए तो एक वैल्यू आएगी, वो 1 है, यानी ब्लैक के लिए तो लाजमी एक वैल्यू आनी चाहिए। ग्रे के लिए एक वैल्यू बाद में आएगी, पहले रियल की बना लें। तो रियल में तो आप यूँ समझ लें कि आप अपनी आंखों में पट्टी बांधें और उसके बाद आप एक पेन पकड़ें और इस पे एक लकीर खींच दें। लकीर कैन बी एनी लकीर, लिटरली एनी लाइन, यू कैन डू समथिंग लाइक दिस। अच्छा, उसके बाद वो जो होता है ना मॉडलिंग के तरीके कि आपने एक लकीर बना ली और उसके बाद उनको कंपेयर करें दुनिया की एमिसिविटी से कि सरफेसेस की कितनी कौन सी सरफेस ऐसी एमिसिविटी देती है, तो आपको यकीनी कोई ना कोई सरफेस मिल जाएगी जो इसकी तरह की एमिसिविटी दे रही है। पता है रूबियम का कोई और एक्साइड है, वो शायद ऐसे एमिसिविटी देता हो। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है कि एमिसिविटी के अंदर वेरिएशन बहुत आती है। ग्रे बॉडी क्या करता है, वो इसी मॉडल को लेके ऐसे कर देता है, इसके पैरेलल लाइन बन जाती है, और ये जितना एमिशन इसका टोटल इस ग्राफ से पता चलता है, टेढ़े मेढ़े ग्राफ से ये अंडर कर्व बराबर आएंगे तो ये वाला एमिसिविटी आ जाती है। फॉर एग्जांपल ये 0.6 है, इसमें आपको आसानी ये है कि टोटलिटी में ये रियल बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहा है और ब्लैक बॉडी का एक फ्रैक्शन है। ठीक है, तो ये एमिसिविटी जो है ये ग्रे की होगी, ये ब्लैक की होगी। 1 ब्लैक की है, 0.6 ग्रे की है। तो ये जनाब आपको पिक्चर और दिखा दी, ब्लैक बॉडी ग्रे बॉडी एमिसिविटी। ठीक है, अच्छा एक इशू ये था कि बहुत तेज जल्दी मिटा देता हूँ तो मुझे नहीं पता, आप अगर चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले लेते, ये पिक्चर तो है नहीं, दे सकता है कोई स्क्रीनशॉट है? ठीक है, यस सर, ओके, तो आई कैन मूव फ्रॉम हियर। ये आपके पास फिर ब्लैक बॉडी इक्वेशन आ गया। उसके बाद आगे चल के जो इसमें इशू आते थे, ये आपकी किताब का लिखा हुआ है, तो किताब तो मोरलेस वही रिपीट कर रही है। अगर आप गौर से देखें, पहले तो इन्होंने आपको फॉर्मूला बता दिया, ये ब्लैक बॉडी एमिशन का फॉर्मूला है। ठीक है, कि इसकी वैल्यू बता दी 5.67 10⁻⁸, ये बीटीयू सिस्टम भी बता दी। ये कहलाता है स्टेफान बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। प्लीज याद रखिएगा, एक बोल्ट्जमैन कांस्टेंट अलग है, वो ये नहीं है।
ये एक साहब थे जोसेफ स्टेफान और लुडविग बोल्टमैन, ये जर्मन थे और ये ऑस्ट्रियन थे। स्टेफान, इन्होंने बहुत पहले, मतलब रेडिएशन की थ्योरी बनने से पहले, बोल्ट्जमैन ने तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग थ्योरेटिकल उनका बैकग्राउंड था, उससे उन्होंने निकाला था ये कांस्टेंट, और स्टेफान ने मेजर किया था, तो इन्होंने ये वैल्यू निकाली हुई थी। इनफैक्ट बाद में जब प्लैंक्स इक्वेशन आया तो उन्होंने सिर्फ ये साबित किया कि हाँ जी हमारा सिग्मा भी यही आता है, तो प्लैंक को बड़ी वाहवाही हुई, नोबेल प्राइज भी मिल गया उसको कि वाह कमाल किया, क्योंकि उसने थ्योरेटिकल मॉडल दे दिया था ना, इक्वेशन दे दिया था। मगर बहरहाल ये लोग जो थे पायनियर्स में थे। अच्छा, उसके बाद दूसरा एक्सप्रेशन इसमें ये है, दूसरा एक्सप्रेशन इसमें ये है, ये क्या है, इसके अंदर छोटा सा एप्सिलॉन आ गया, तो जो इसको इन्होंने अभी इसमें इसमें ग्रे वो नहीं कहा इन्होंने, बस कहा है कि एप्सिलॉन है, इसकी वैल्यू जो है वो 0 और 1 के बीच में होती है, तो लिहाजा ब्लैक बॉडी का निकाल के आप उसको एप्सिलॉन से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस पर्टिकुलर वेवलेंथ पे आपको एमिशन मिल जाएगी, ठीक है। मगर चूंकि टोटलिटी की बात कर रहे हैं तो फिर ये इसका मतलब ग्रे, इसको लिखना चाहिए ग्रे है, एप्सिलॉन ग्रे है, क्योंकि सिग्मा T4 टोटलिटी है ना, सिग्मा T4 जो है वो ये जो एरिया बनाया था ना ब्लैक बॉडी का हमने, इसके एरिया अंडर द कर्व जो है वो सिग्मा T4 के बराबर है, ठीक है। तो ये बेसिकली इन्होंने दिया, फिर उन्होंने आपको एक लॉ और लिख दिया, वो बड़ा एक साथ कैजुअली लिख दिया उन्होंने, मगर ये है कि एमिसिविटी जो है क्वांटिटी एब्सॉर्प्टिविटी उसके बराबर होगी। एब्सॉर्प्टिविटी और एमिसिविटी दे आर टू डिफरेंट थिंग्स, बट न्यूमेरिकली द सेम, ठीक है। ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन से साबित किया जाता है, और किरचॉफ एक छाप है, उनको ये क्रेडिट मिलता है, तो ये कभी कभी कहलाता भी किरचॉफ आइडेंटिटी है। अब ये मैं कुछ लिखने लगा हूँ, इसको आप नोट कर लीजिएगा, तो किरचॉफ आइडेंटिटी कैसे नजर आती है, देखिए किरचॉफ आइडेंटिटी ऐसे नजर आती है, बल्कि यूं लिखना चाहिए, एप्सिलॉन लैम्डा अल्फा, किसी भी एनी लैम्डा, ठीक है, अंडरस्टूड है। एमिसिविटी जो है एब्सॉर्प्टिविटी के बराबर है, ग्रे हो जाए तब भी बराबर है, मगर एक ही वैल्यू, इसके अंदर तो वैल्यू वेरी करती रहेगी लैम्डा के साथ साथ, और फाइनली ब्लैक हो जाए तो ना सिर्फ ये कि दोनों बराबर है, बल्कि दोनों जो है किसके बराबर है, 1, ठीक है। तो ये बेसिकली ये जो एक्सप्रेशन दिए हुए ना, ये कहलाते हैं किरचॉफ आइडेंटिटी, दिस इज कॉल्ड किरचॉफ आइडेंटिटी, ठीक है। अब चाहे तो आप इसकी भी स्नैपशॉट ले लें, सर ये पहली लाइन में लिखा गया है, ये हैं जी ये पहली लाइन में जो आपने लिखा है सबसे ऊपर, कहाँ लिखा है, किरचॉफ आइडेंटिटी लिखा हुआ है, जी आइडेंटिटी इक्वल टू लेमडा लिखा है सबसे ई ऊपर। लैम्डा, हाँ अल्फा लैम्डा, अच्छा सर, ऊपर वाला अल्फा लेमडा, ये एनी वेवलेंथ, ओके सर। मतलब ये तो आपकी मर्जी है ना, कोई भी वेवलेंथ दे दें, मतलब उस पर जैसे, इनफैक्ट अगर इसको आप देखना चाहें ना, थोड़ी देर यहाँ से निकलते हैं, मगर वो ये लिख लें पहले, फिर दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है, तो हो गया लिखिए ये सर। पास, हाँ हो गई। यहाँ आ जाए, देखें ये पिक्चर बनाई थी ना हमने, ये वाली, पहले ये वाली, ठीक है। अब इसमें ये वाली पिक्चर जो है, इसमें इसमें ये गायब करना पड़ेगा, हाँ इसमें देखें, अगर आप फर्ज करें, कहते हैं मुझे 2 माइक्रोमीटर पे बताओ ये बॉडी कितना एमिट कर रही है, रियल बॉडी, रियल सरफेस नजर आ रही है ना आपको, टेढ़ी मेढ़ी सी जो बनी हुई जी है, आप हाँ। यहाँ से टू पे निशान लगाया आपने, ठीक है, टू से आप यहाँ चले, यहाँ आ गए, ठीक है ना, यहाँ ठीक आ है। गए, तो यहाँ से वैल्यू आपने रीड की
अब ये इत्तेफाक से वैल्यू आसान रीड करना है इसमें BTU सिस्टम में, ठीक है। तो हम इसको कहते हैं 6, टाइम ठीक रनिंग है। आउट कर रहा है, चलो अब लिखेंगे। तो 6, इसी इसी पॉइंट पे ब्लैक कितनी बता रहा है, 9, तो इसकी एमिसिविटी बन गई 6/9, है कि नहीं? ये 6 आया, ये 9 जी आया, किस पे ठीक है। आया? 2 माइक्रोमीटर। अच्छा, ठीक है। यहाँ आए आप, इधर आए, इधर 3 पे आए, 3 पे आपने ये देखा, ये कितना बता रहा है, तकरीबन तकरीबन 3.2 बता रहा है, ये 3.2 बता रहा है 3 पे, है ना, रियल। और ब्लैक कितना बता रहा है, 4.2। तो अब ये एमिसिविटी जो है इसकी थोड़ी सी बढ़ गई, यहाँ 1/3 आई थी, यहाँ 1/3 नहीं आई, बल्कि ये तो यहाँ आ गई तकरीबन, नहीं 2.67 आएगी, यहाँ ये आ जाएगी 3.2/7, 4.2 जो है वो थोड़ा सा ज्यादा होगा उससे। ये तकरीबन हो गई आपकी 0.4, ये 0.67 ज्यादा, ये 0.4 आई। तो इस तरह से आप ये अगर प्लॉट करना शुरू करेंगे ना, तो आपको एक वो मिल जाएगा ऐसे करके ग्राफ, एप्सिलॉन लैम्डा अगेंस्ट लैम्डा का, है ही नहीं, 2 पे ये, 3 पे ये, ठीक है। तो के अंदर तो उल्टा आ रहा है, 3 पे ज्यादा है, 2 पे कम है। और ग्रे क्या ठीक है। करता है, ग्रे ये करता है कि ग्रे इसको पूरे पूरे सिनारियो को लेके एवरेज निकाल लेता है, मगर हर पॉइंट टू पॉइंट वेरी वेरी नहीं कराता, बल्कि वो कहते हैं एवरेज में ये 60% दे रहा है ब्लैक का, एवरेज में ये ब्लैक का ब्लैक का 60% 60% दे रहा। एवरेज में, है ना। ये बॉडी रियल बॉडी है, क्योंकि कहीं ऊपर जा रही है, कहीं नीचे जा रही है ना, कहीं 6-7 आई थी, कहीं 0.44 आएगी, कहीं ज्यादा आएगी, यहाँ और करीब हो गई, देखो ब्लैक बॉडी रियल बॉडी देखो तक बराबर बराबर हो गई है, रियल और ब्लैक है ही नहीं। मगर एक चीज याद रखना, ये जज्बात जज्बात में ये कर्व ऐसे ऊपर नहीं जा सकता, इस ये लास्ट लाइन है, इसको क्रॉस नहीं कर सकता। मगर कहीं देखोगे सोलर रेडिएशन ग्राफ नजर आते हैं, उसमें ज्यादा भी निकला हुआ होता है, तो उसमें होता है कि सोलर का टेम्परेचर पर एक नहीं होता, उसमें फ्लेयर होते हैं ना, सोलर फ्लेयर्स, तो वक्ती तौर से रेडिएशन बढ़ सकती है। मगर वो फिर अगर ब्लैक बॉडी मॉडल पे जा रहे हो तो यू कैन नेवर गो अबव ब्लैक बॉडी, नथिंग कैन एमिट मोर देन ए ब्लैक बॉडी, ये तय है, बशर्ते कि टेम्परेचर एक ही हो। ये नहीं हो कि आप पता ब्लैक बॉडी को तो आपने बिठा दिया 2000 पे, फिक्स कर दिया, और मुकाबले पे ले आए एक रियल बॉडी जो 4000 पे एमिट कर रही है, तो भाई इनका तो मुकाबला ही नहीं है ना, 2000 का मुकाबला किससे होगा, वेवलेंथ का मुकाबला होगा सेम, डायरेक्शन होगी सेम, तब आपको पता चलेगा कि ब्लैक जो है वो हमेशा आगे ज्यादा देगा रियल से, ठीक है। तो ये अपने जहन में ब्लैक बॉडी के कॉन्सेप्ट में बैठ सकता है यार। अच्छा, ये तो ठीक है। मीटिंग को मैं कर रहा हूँ और फिर दोबारा आता हूँ, ठीक है, ओके, ठीक है। क्योंकि मुझे उन्होंने कहा है सर, कि आप सर एंड करने की जरूरत नहीं है, एंड करने की जरूरत नहीं है, उन्होंने कहा हैं? अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड मिनट्स है सर। अच्छा, चलते रहे फिर, जी वेरी सर, गुड, चलता रहा, चलो मैं, अनलिमिटेड मिनट्स है। मुझे तो मैसेज आया था, नहीं नहीं सर, वी हैव उसमें ये बीन जॉइनिंग दिस। नहीं, नहीं सर, उसमें ये लिखा हुआ था कि अपग्रेड हो गई है मीटिंग। अच्छा अच्छा जी अच्छा, सर। तो बड़ी अच्छी खबर सुनाई तुमने। तो आप हम थोड़ा सा इसको जरा डिटेल में देख रहे हैं ना, तो ये समझ में आपको ज्यादा आ रहा होगा कि रियल ब्लैक बॉडी और ग्रे में क्या फर्क है। या इन्होंने एक विजन दिखा दी, ये तो खैर पुरानी पिक्चर थी, इसमें इन्होंने आपको वो बताया हुआ है, एक तो कलर्स को डिवाइड किया हुआ है, कलर्स में मैंने आपको सिर्फ ये बताया था कि नई किताबें जो है वो थोड़े से डिफरेंट देती हैं, और इसको 7 पे खत्म कर दिया, मगर आपकी किताब में 7-7-6 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये एक है चीज, और ये आपको ये दिखाया है कि कितनी भी कोई भी बॉडी हो, कितने भी उस पे हो, है, वो एमिट कर रही होती है। मगर प्लीज नोट कि बॉडी के टेम्परेचर जो है ये अभी आगे कर्व आएगा, उससे आपको पता चलेगा कि नॉर्मली लो टेम्परेचर बॉडीज जो है इंफ्रारेड में ज्यादा एमिट करती है, ठीक है। तो ये पिक्चर सामने आई, उसके बाद फिर ये एक, ये मेरे ख्याल से ये सबसे टेक्निकली सबसे इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है यहाँ, कि जब भी कोई सरफेस पे कोई रेडिएशन इंसिडेंट होती है, तो उसके 3 उसके साथ हशर नशर किया जाता है,
एब्जॉर्ब किया जा सकता है, रिफ्लेक्ट किया जा सकता है और ट्रांसमिट किया जा सकता है। बॉडी पतली हो, है ये नहीं, ट्रांसपेरेंट हो या पतली सी हो, बहुत ही थिन हो, थिन शेविंग हो किसी चीज की, लकड़ी की होती है ना, वो भी ट्रांसफर करती है। मगर ये तीनों जो है फ्रैक्शन में डिवाइड करते हैं। इसको लिखते हैं, जैसे मैं इस पिक्चर को मिटा दूं, बेहतर पिक्चर बना दूं, देखो ये ऐसे किया आपने, इसको कहा जी, यहाँ आपने कहा अल्फा जी, ये एब्जॉर्ब, यहाँ से गुजर जो गई इसको आपने ब्रैकेट में लिखा टॉ जी, और इसमें से रिफ्लेक्ट हुई उसको लिखा रो जी, ठीक है ना। अब आप नोट करें, जो मैं ब्रैकेट बना रहा हूँ ना, इसका मतलब है ब्रैकेट तोड़ नहीं सकता मैं। जी अगर 1000 है वॉट पर मीटर स्क्वायर, अल्फा जी जो है 300 है, ठीक है। अब इससे मैं क्या इंफॉर्मेशन लेता हूँ, इस इंफॉर्मेशन जो मैं लेता हूँ कि अल्फा जी जो है 300, अल्फा जो है वो बेसिकली निकाला जा सकता है अल्फा जी और जी से डिवाइड कर, यानी अल्फा जी निकल आएगा 0.3, तो एब्सॉर्प्टिविटी निकल आएगी, ठीक है, एब्सॉर्प्टिविटी निकल आएगी अल्फा। इसी तरह से रिफ्लेक्टिविटी निकल आएगी और फिर ट्रांसमिटिविटी निकल आएगी, और जो एब्सॉर्प्टिविटी है वो बराबर है किसके, एमिसिविटी के। तो लिहाजा किरचॉफ आइडेंटिटी के हिसाब से दो ये इक्वेशन लिखा तो ऐसे जाता है, मगर अगर आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। मगर किरचॉफ आइडेंटिटी जो है वो एक्चुअली इससे आगे चलती है, ये इसमें वेवलेंथ का जिक्र नहीं था ना, वो ये कहती है कि वेवलेंथ में अगर आप जाएं तो लैम्डा आप लगा लें, तो लैम्डा में भी ये रिलेशन आता है सेम, मगर ये आता है फॉर दैट स्पेसिफिक लैम्डा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ एक बड़ा सख्त पढ़ के मैं परेशान हूँ, दिल मेरा दुख रहा है कि मैंने क्या बताया, क्या लिखा लोगों ने, मगर वो मैं आपसे इससे अब शेयर कर लूँ कि बड़ा सिंपल सा रिलेशन है, इसको क्लियर करते हैं, यहाँ से इस पे आ जाए। हमारा ग्लास एक किस्म का सेलेक्टिव ट्रांसमीटर है, ठीक है। जैसे आपका उसमें होता है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स में होते हैं ना कि आपके सिलेक्टिव वो होते हैं रिसीवर्स, वो एक चीज रिसीव करते हैं दूसरे को ब्लॉक कर देते हैं, तो ग्लास भी सिलेक्टिव रिसीवर है। ग्लास की प्रॉपर्टी ये है कि ग्लास जब रेडिएशन आती है तो इससे पूछती है कि भाई जो तुम हो, क्या तुम शॉर्ट वेवलेंथ हो, अगर वो कहता है यस तो फिर वो कहता है हमारा बंदर आ गया। वो पूछता है लार्ज वेवलेंथ हो, है, तो कहते हैं सॉरी लार्ज वेवलेंथ जी जो है नहीं आ सकती, ठीक है। अभी शॉर्ट और लार्ज का जो चक्कर है ये एक्चुअली डिपेंड करता है कि जी आ कहाँ से रहा है। तो सन से जो रेडिएशन आती है उसका हमने आगे चल के निकालेंगे, और पिछली बार निकाला भी था, तकरीबन ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 36-37% जो है वो तो विजिबल होता है। मगर अगर आप शॉर्ट वेवलेंथ क्लासिफाई कर रहे हैं तो काफी बड़ा शॉर्ट वेवलेंथ होता है उसका, सोलर रेडिएशन का बड़ा हिस्सा, ये तो विजिबल है 36%, तो मगर विजिबल के आसपास का भी इलाका अल्ट्रा वायलेट भी है, लो इंफ्रारेड भी है, तो सारा का सारा सन के अंदर मिला के तकरीबन 50-60% बन जाता है, मे भी ज्यादा बन जाए। इसको आज निकाल लेंगे, आज कैलकुलेशन करके निकाल लेंगे इसको कितना सोलर रेडिएशन का। अच्छा, अब ज्यादातर सोलर रेडिएशन शॉर्ट वेव बैंड में आ रही है, तो ये क्या कहेगा इसको, सर्वर जहां कौन है। अच्छा, ये ग्लास क्या कहेगा इसको, जाने देगा, क्योंकि आपका जो इक्वेशन है वो लिखा हुआ है अल्फा लैम्डा प्लस रो लैम्डा प्लस टो लैम्डा, ठीक है ना। हमने जो एग्जांपल आपको दिया था उसमें इसको लिखा था 0.1 और इसको लिखा था, मेरे ख्याल से मुझे याद नहीं आ रहा, वो लिखा हुआ सामने रखा हुआ, मगर हुआ ये था कि शॉर्ट वेवलेंथ में इसकी रिफ्लेक्टिविटी मांगी थी तो इसकी रिफ्लेक्टिविटी 0 आई थी, तो ट्रांसमिसिविटी 0.9 आई थी, तो 0.9 टाइम्स ये जा रहा था, ट्रांसमिट हो रहा था, 90% रेडिएशन अंदर आ गई कमरे के, जो जो सो कॉल्ड वो था, क्या नाम था उसका, ग्रीन हाउस। कौन सी रेडिएशन अंदर आई है, सोलर रेडिएशन, जिसमें सब शामिल है, अल्ट्रावायलेट भी शामिल है, विजिबल भी शामिल है, इंफ्रारेड भी शामिल है, मगर इंफ्रारेड का रोल तो ज्यादा नहीं है क्योंकि ये साइड काफी 40% के करीब यही होगा, ठीक है। अब ये अंदर आ गई,
अब यही ग्लास जो है, जिस वक्त आप इसको लिखते हैं लार्ज वेव बैंड में, तो पता चलता है कि ये तो जनाब ये इसका जो ट्रांसमिसिविटी है ये 0.1 थी और ये शायद 0.05 थी, ट्रांसमिसिविटी कम थी इसकी, रिफ्लेक्टिविटी 0.85 आई थी आंसर में, तो ये शायद 0.05 लिखी हुई थी। ये हो जाता है ना, 1 हो जाता है ना। हाँ, तो उससे ये निकाला आपने कि इसके अंदर जो रिफ्लेक्टिविटी हाई है तो ट्रांसमिसिविटी बहुत लो है। ये आंसर तो सब लोगों ने सही लिख दिया। अब ट्रांसमिसिविटी लो है बट किसके लिए? लार्ज लैम्डा के लिए। अब जो सोलर रेडिएशन के अंदर जो लार्ज लैम्डा है वो भी ब्लॉक हो जाएगा, मगर सोलर के अंदर लार्ज लैम्डा कम है ना, शॉर्ट ज्यादा है, तो शॉर्ट तो अंदर आ ही जाएगा, लार्ज थोड़ा सा बाहर चला गया कोई बात, मगर अंदर जो कमरा है उसमें जो आपने जो कुछ भी बैठा हुआ है ये बेसिकली लो टेम्परेचर पे है, 300 केल्विन, 290 केल्विन, ये जो एमिट करता है ना रेडिएशन, इसकी जो रेडिएशन होती है वो लार्ज में बहुत होती है, सारी की सारी इंफ्रारेड होती है, तो ये सारी ब्लॉक हो जाएगी, जाने नहीं देगा ग्लास। तो ये जो ग्लास ने क्या काम किया, सेलेक्टिवली एब्जॉर्ब कर लिया, कुछ रेडिएशन अंदर आ गई, काफी रेडिएशन अंदर आ गई सन की, और यहाँ से जो एमिशन हो रही है जाने नहीं दे रहा, तो उसकी वजह से होता है क्या है कि कमरे का टेम्परेचर बढ़ जाता है। जहां से ये इजाद हुई ना, जो इसकी जो ग्लास हाउसेस की इजाद क्या होगी, इन्वेंशन ही एक तरह से, ये ये हुई यूरोप से और यूके से। वहाँ सर्दी होती है तो उनके प्लांट्स मर जाते थे, तो उन्हें अंदाजा ये हुआ कि यार ऐसा करो ग्लास हाउस के अंदर वो बना लो, पौधे वौधे लगा लो, तो इसका टेम्परेचर जो है अगर एम्बियंट -5 भी है तो इसके अंदर टेम्परेचर +10 रहेगा या +5 रहेगा, मगर फ्रीजिंग से ऊपर रहेगा। फ्रीजिंग मौत होती है पौधों के लिए, क्योंकि जैसे ही पानी फ्रीज करता है ना, उसमें एक करेक्टरिस्टिक है, पानी क्या करता है, एक्सपैंड कर जाता है, आइस बन के एक्सपैंड करता है, तो जो 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 नए नए पौधे लगे हुए हैं उनकी जड़ से अगर वो मट्टी हट गई, पानी की एक्सपेंशन हो गई, वो फैल गया, तो जड़ उखड़ जाती थी। तो ये ग्लास हाउस वहां से, ग्रीन हाउस वहां से चले, तो ग्रीन हाउस के लिए ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन जरूरी था समझना, मुझे नहीं पता, किसी सबने अलग अलग आंसर लिखे, प्रॉपर आंसर तो कहीं से भी नहीं आया। ठीक है, अच्छा अब मजे की बात यह है कि इफेक्ट इतना कॉमन है, इसका किसी ने स्नैपशॉट लेना हो तो ले लो। रिकॉर्डिंग में तस्वीर भी आ रही है मुसव्विर? सर जी क्या सर, बोला? रिकॉर्डिंग में आती है, तस्वीर भी आती सारी है। से स्क्रीन रिकॉर्ड होगी, मेरी स्क्रीन रिकॉर्ड हो रही है। ये अच्छा, अब मुझे लग रहा है अब्दुल्ला साहब आ गए। ये अब्दुल्ला की आवाज थी क्या? नहीं, आज आई ही नहीं हो। मैं बोल रहा हूँ सर। थैंक यू, नहीं तुम्हें तो पहचानता हूँ मैं, तुम्हारी आवाज पहचान में, बीच में एक और भी बोला था ना, अच्छा तुम्हें शायद ना सुना दिया। अब्दुल रहमान था सर। अच्छा अब्दुल रहमान, हाँ अब्दुल रहमान की एफर्ट से हुआ है सारा, वेल डन अब्दुल रहमान। अच्छा एनीवे, तो इसका मतलब हम आगे चल सकते हैं, इसको मिटा दूंगा। अब जब हम कहते हैं ग्रीन हाउस, तो हमारा मतलब एक खास किस्म की बिल्डिंग है, ग्लास की, शीशे का घर जो बनाया गया पौधों को उगाने के लिए। मगर जब हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो फिर जरूरी नहीं है कि यहाँ अप्लाई करें। सबसे बड़ा जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो करता है अप्लाई अर्थ के ऊपर। अर्थ के ऊपर जो लेयर है ना एटमॉस्फेयर की, ये खुद है ग्रीन हाउस बिहेव करती है। तो ये क्या करती है, शॉर्ट वेव लेंथ सन की जो है वो तो अंदर आती है, मगर अर्थ जो एमिट करता है ना उसको जाने नहीं देती। तो उससे एक फिनोमेना हो रहा है जिसे कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। वो कह रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, एवरेज टेम्परेचर है ना, एवरेज टेम्परेचर अर्थ का वो कहते हैं कि इस वक्त तकरीबन वो है, अरे 15 के करीब कहते हैं, मगर थोड़ा सा भी कम होगा ना तो हम वापस उसमें चले जाएंगे आइस एज। एक आइस एज थी ना, सब बर्फ बर्फ में ढका हुआ है, वहां चले जाएंगे। ठीक है, तो ग्लोबल इनफैक्ट हमारा जो एटमॉस्फेयर है ये बड़ा नेक काम करता है, मगर हम एटमॉस्फेयर को बिगाड़ रहे हैं। उसमें हमारे पास इसका जवाब जरूर देना अगर किसी को पता हो। एक एब्रीविएशन इस्तेमाल होती है GHG। ये क्या है GHG? अभी पता है किसी को? मुसव्विर?
तुम्हें ऐसी अच्छी बातें पता होती है, ये पता है नहीं पता है? GHG stands for greenhouse gas. Greenhouse Yes, sir. greenhouse gases, जिसमें सबसे बड़ी कल्प्रिट जो है वो CO2 को बताया गया है। उसकी वजह से CO2 उसकी वजह से, क्योंकि उसकी तादाद बहुत ज्यादा है ना। मगर और भी हैं ग्रीन हाउस गैसेस, मीथेन भी है, पूरी लिस्ट मिल जाती है आपको, और वो सब के सब बताते हैं कौन कितना हार्म करता है एब्जॉर्प्शन को। जो अर्थ की जो एनर्जी है उसको, ये बैलेंस है ना, अर्थ जो है बड़ा प्रिकेरियसली बैलेंस्ड है, अंदर आ रही है बाहर जा रहा है, कितना अंदर आ रहा है कितना बाहर जा रहा है ये आपको बताता है कि आपका क्या अचीव करेंगे आप टेम्परेचर। अगर अंदर आना बढ़ गया और बाहर जाना रुक गया तो टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ने से क्या हो रहा है, बहुत सारे जो आइलैंड वगैरह वो डूब रहे हैं। पता नहीं, मैं तो एक दफा देख रहा था टीवी पे, तबूलू नाम था, पता नहीं क्या था, पैसिफिक में आइलैंड था, वो रो पीट रहा था। ये हमारा करीब है ना मॉरिशस, इनको खतरा है बहुत ज्यादा। तो तुम्हें याद होगा इन लोगों ने एक कॉन्फ्रेंस भी की थी अंडर वाटर, उनकी जो असेंबली है उसने बाकायदा सारे ऑक्सीजन वगैरह के मास्क वगैरह लगा के पानी में बैठ के और मीटिंग की थी। उन्होंने कहा हमारा मुस्तकबिल ये है कि सारा काम पानी के अंदर हो रहा होगा। ये अच्छा इशू है, ठीक है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट आई होप अब समझ में आ जाना चाहिए, अब किसी को गलत नहीं बताना। मेरे लिए तो तुम लोग अगर गलत बताओगे तो इज्जत का सवाल हो जाता है, नहीं इसका तुम्हें अंदाजा शायद नहीं है, और दिस इज क्वाइट ट्रू। अच्छा, इसी में एक टॉपिक और आया था, दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग आल्सो, तो मेरे ख्याल से इसको मजा आते उसको भी कवर कर देंगे, इसलिए कि ये अभी इस वक्त मजा आ रहा है। तो कौन है? हैं? सगीर सगीर आ गया। अच्छा, उसमें ये जैसे सिलेक्टिव रिफ्लेक्टर था ना, इसी तरह से एक सेलेक्टिव एब्जॉर्बर्स का चक्कर चलता है, ठीक है, और सेलेक्टिव रिफ्लेक्टर्स कहा जाता है। रिफ्लेक्टर्स की मिसाल हम लोगों के दिल में ज्यादा करीब होती है, और आजकल तो बहुत सख्त हमारे पर रिस्ट्रिक्शन आई हुई है, तवाफ काबा बंद है। मगर आप में से जिन लोगों को मौका मिला हो कभी तो वहां जाने का सऊदी अरब, तो आपको पता है कि तवाफ का जो एरिया है ना बड़ा वाला, उस पर आप वॉक करें तो मार्बल का होता है, और फीलिंग उसके अंदर आती है बड़ी कूलनेस की। तो ये कूलनेस जो है ये बेसिकली वो जो इन्होंने बनाया है ना, उसके अंदर इन्होंने ऐसे करके क्या बनाया रिफ्लेक्शन का। हाई रिफ्लेक्शन फॉर शॉर्ट वेवलेंथ रेडिएशन और लो रिफ्लेक्शन फॉर हाई लैम्डा, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ लिख देता हूँ, हाई रिफ्लेक्शन और स्मॉल लैम्डा और लो रिफ्लेक्शन और लार्ज लैम्डा। इसी का आप एक कंपेनियन कर्व बना सकते हैं, वो ऐसे होता है, उसके अंदर आपने अल्फा लैम्डा को लैम्डा से प्लॉट कर दिया या ई लैम्डा को कर दिया, दोनों एक ही बात है, दोनों किरचॉफ रेडिएशन के हिसाब से एक से है ना। और चूंकि सॉलिड सरफेस है तो इसमें टॉन नहीं आता, तो जब टॉन नहीं आता तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाता है। तो ऑब्वियसली जब ये बड़ा है तो ये छोटा होगा, ये छोटा है तो ये बड़ा होगा, है ही नहीं। ये समझ में आ रही है ना बात? ओके, नाउ अब ये जो तवाफ का इलाका है, एरिया है, उसके अंदर लोग जो है वो सन जो है वो इंसिडेंट होता है। सोलर रेडिएशन की क्या कैरेक्टरिस्टिक है कि उसमें शॉर्ट वेवलेंथ ज्यादा है। अब सरफेस तो गियर्ड अप है रिफ्लेक्ट करने के लिए, तो ज्यादा रिफ्लेक्ट कर देती है, ठीक है। तो एक तो ये रिफ्लेक्शन की कमी होगी, और फिर खुद एमिट करती है, तो एमिट करती है इस कर्व के हिसाब से, तो जब खुद एमिट करती है तो ज्यादा करती है, तो उसकी वजह से होता क्या है, आपको फीलिंग होती है कूलनेस की। अब मैं जब पाकिस्तान में था, मैंने बहुत पहले किया था मैं हज करने 92 में, तो मुझे लोगों ने कहा था कि जी ऐसा है कि वो नीचे उन्होंने पाइप बिछाए हुए हैं, तो वो समझ में नहीं आता था कि ऐसे कैसे हो सकता है कि स्लैब के ऊपर आप पाइप बिछा दें, तो स्लैब की जो अपनी वो है
क्या कहते हैं थर्मल रेजिस्टेंस, वो आने नहीं देगी कूल ऊपर। तो बाद में जब वहां गया मैं तो फौरन देख ही नहीं रहा। आप उस पर जब सूरज पड़ रहा होता है ना, आप उसमें निगाह नहीं डाल सकते। एक्सक्यूज मी, इतनी रिफ्लेक्शन होती है कि यू कैन नॉट सी इट। ठीक है, तो ये जनाब आपके पास एक काबे का एग्जांपल आ गया। ये सेलेक्टिव एब्जॉर्बर का है, बल्कि सॉरी ये है सेलेक्टिव रिफ्लेक्टिव। अब आपने कहा मुझे सेलेक्टिव एब्जॉर्बर बनाना है। सेलेक्टिव एब्जॉर्बर बनाने के लिए क्या करेंगे आप? बस करें, ये मैं मिटा देता हूँ। सेलेक्टिव एब्जॉर्बर के लिए आप कहेंगे कि यार ज्यादा से ज्यादा सूरज की रोशनी को पकड़ो, जाने मत दो। तो आप सेलेक्टिव एब्जॉर्बर की जो वो बनाएंगे, उसके अंदर अल्फा लैम्डा यहाँ ज्यादा होगा, इसका ऑब्वियसली रिफ्लेक्शन वाला अगर कर्व बनाना चाहें तो आप ऐसा बनाने, उसकी जरूरत तो नहीं है, मगर ये दोनों चीजें हो सकती हैं। अब सोलर रेडिएशन जब इस सरफेस पे पड़ेगी तो ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि इसकी हाई एब्जॉर्बिविटी है। और जब इसको अपना खुद एमिट करने की बारी आएगी तो ये लोड कम एमिट करेगा। तो आप बड़े आराम के साथ यहाँ यूं समझ लें कि इसको आप यूं देखें कि अल्टीमेटली हो सकता है कि आपका अगर नॉर्मल सरफेस टेम्परेचर जो है तकरीबन 300 के करीब बनता हो केल्विन में, ये 330, 340, 350 तक पहुंच जाए। और भी अगर बहुत ज्यादा सुपर सेलेक्टिव बनाए तो लिटरली पानी को बॉईल भी करा देगा। यानी इस हद तक ये इफेक्टिव है। मगर इसके अंदर जरूरी है कि आप जो सरफेस बनाएं उसके अंदर ये इंजीनियर करनी पड़ती है, खुद ब खुद नहीं बनती। कहीं कहीं खैर अल्लाह मियां ने भी किया हुआ है। आई डोंट नो आपको किसी को आजकल तो फिर मस्जिदों में नहीं जाने दे रहे, मगर आप में से कभी किसी को उस पर गलती से मस्जिदों में ही होता है कि आप चलते हुए चले जा रहे हैं तो भाई गटर का ढक्कन आ गया, उस पर पाँव पड़ा, तो लिटरली आपकी जो वो है ना सोल, नॉट SOLE, अभी LEM साहब, नॉट SOUL, सोल जूते का ये पाँव का जो तला है वो जल जाता है, इसलिए कि ये जो है इस पे आयरन के ऊपर एक छोटी सी लेयर बन जाती है आयरन ऑक्साइड की, और ये कॉम्बिनेशन जो है सेलेक्टिव एब्जॉर्बर बना देता है। तो ये सेलेक्टिव एब्जॉर्बर बनाने का तरीका ऑक्साइड की लेयर जनरेट करने का, लिटरली माइक्रोन थिक होती है, कुछ ज्यादा थिकनेस भी नहीं चाहिए। तो बड़े लोगों ने आजकल इस पे बड़ा काम हो रहा है सरफेसेस को डेवलप करने का। हाँ ठीक है, तो ये जनाब इशू जो थे इसमें होते हैं। बाकी तो ठीक है ये। अच्छा, उसके बाद हम आ गए इसके ऊपर, ये भी गड़बड़ हो गई। यहाँ ब्लैक बॉडी यहाँ लिखी गई है, तो बॉडी यहाँ था। ये इक्वेशन है जिसमें कि इससे पहले बहुत सी चीजें बन चुकी हैं। लोगों को पता था कि सिग्मा T4 EB के बराबर होता है ना, तो ये भी पता था कि लैम्डा मैक्स टाइम्स T जो है कांस्टेंट के बराबर होता है C3। ठीक है, 2897 पर ऐसी कुछ है ना, 97.6 है, 0.8 है माइक्रोमीटर केल्विन। ये किताबों में मुख्तलिफ लिखा होता है, तो उनकी बहसें चलती है। ये पता था लोगों को। फिर प्लैंक साहब ये इक्वेशन लेके आ गए और उन्होंने कहा ये इक्वेशन ब्लैक बॉडी एमिशन बता रहा है। इक्वेशन बहुत टेढ़ा मेढ़ा लगता है देखने में, और है सिंपल। इसमें बेसिकली दो ही वेरिएबल है। कौन से दो वेरिएबल है? एक लैम्डा और एक टी, और लैम्डा टी EB लैम्डा बनाते हैं। ठीक है, और इससे एक कर्व बनता है जो कहलाता है स्पेक्ट्रल रेडियोमेट्रिक कर्व। वो कर्व आगे करके दिखाया हुआ है, कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ लिखी हुई है, और अगर आप आगे चलें तो ये कर्व बना दिया। ये तस्वीरी है मगर इसका रेंज बहुत कम है। इसमें दिखाया इन्होंने कि आपको तकरीबन 3000 से लेकर 6000 तक की बनाया हुआ है। यहाँ इन्होंने लीनियर स्केल भी बनाया हुआ है। मेरे ख्याल से ये इनकरेक्ट होगा, ये इनकरेक्ट होगा, सिंबॉलिक ज्यादा है। इक्वेशन तो ये लिखा हुआ है, ठीक है, मगर ये आपकी यहाँ से वो दाखिल हो रही है नैनोमीटर में, है ना? आपको याद है कितना नैनोमीटर था? 760 नैनोमीटर था ये रेड, और 400 था वो वायलेट। ये कलर दिखा दिया आपको।
और इसके अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग एक चीज होती है कि अगर आपको कोई आयरन की रॉड हो आपके पास और उसको आप हीट करें और वो अंधेरा हो, आप हीट करते जाए तो सबसे पहले उसमें रेड कलर नजर आता है, रेड हॉट होती है आयरन। फिर आहिस्ता 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 आप देखेंगे उसके अंदर येलो की तरफ आता है, और जब बहुत ही गर्म हो जाए ना तो लिटरली मेल्टिंग करीब होता है, तो फिर व्हाइट आ जाता है। व्हाइट का मतलब सारे कलर हैं। मगर ये कर्व जो है ये यहाँ दिखाया हुआ इन्होंने, ये लीनियर स्केल पे है, इसको समझना आसान है। इसके अंदर एरिया अंडर द कर्व निकाले आप, 5000 केल्विन का एरिया अंडर द कर्व निकाले आपने, और आपको पता चलेगा कि ये सिग्मा T4 के बराबर आ गया। तो जो प्लैंक ने इक्वेशन दिया था उसकी मुख्तलिफ फॉर्म में है वही प्लैंक इक्वेशन, तो बड़ी वाहवाही हुई। फिर दूसरी चीज ये हुई कि अगर यहाँ से पीक्स को जोड़े ना आप, तो पीक्स जो है सारी की सारी, हर कर्व में एक पीक है, पीक की बड़ी अहमियत होती है। पीक जो है वो आइडेंटिफाई करता है ईबी मैक्स, और जिस वेवलेंथ पर अगर करता है वो कहलाता है लैम्डा मैक्स। तो ये लैम्डा मैक्स चूंकि पीक पे है तो उसकी अपनी इंपॉर्टेंस होती है, वो बताता है आपको कि रेडिएशन नॉर्मली किस तरफ से आ रही है, किस वेवलेंथ पे आ रही है। तो ये आपके पास आ जाता है। इसका जो बेहतर कर्व इन्होंने बनाया हुआ है किताब में, वो नीचे ये वाला है। नहीं, आपकी किताब में नहीं है, आपकी किताब में से खराब कर है, ये मैंने उससे दिया है, किताब में सामने रखी हुई है सेगर एंड हावर्ड से। तो उसमें उन्होंने क्या किया कि इसको भी लॉगरिथमिक बना दिया, इसको भी लॉगरिथमिक। इसके तो लॉगरिथमिक नहीं भी बनाते तो शायद फर्क नहीं पड़ता। इसको लॉगरिथमिक जब बनाते हैं तो फिर आपको बड़ा चांस मिल जाता है रेंज बढ़ाने का। पिछले कर्व में जो रेंज थी आपकी वो थी 3000 से 6000 तक, 1:2, 1:1 से लेके 2 तक की रेंज थी। इसमें क्या रेंज है, 300 से लेके 5762। तो ये 2 की थोड़ी है तो 20 के करीब आ गई, 18-19 की रेंज होगी, ठीक है। और हर कर्व, अब इसका जो खराबी है इसकी ये है कि ये डिस्टॉर्टेड है। ग्राफ का एक मकसद होता है ना, ग्राफ का मकसद होता है आपने किसी जगह अपनी तस्वीर भेजी है, आप नजर आ रहे हैं, लोग पहचान रहे हैं, खुश हो रहे हैं आपको देख के। आपने इस तरह के कैमरे से तस्वीर खींची, जिसने क्या किया, आपको ऊपर से दबाया, नीचे से खींचा है, तो फिर आपकी तस्वीर ऐसे बन गई। ऊपर से दबाने की आप ऐसे आएंगे, नीचे से खींचेंगे ऐसे करके, तो ये तो मतलब लोग डर जाएंगे देख के आपकी, उसी आदमी की तस्वीर देख के हुआ क्या इसको, इसकी खींच के दहाना नीचे चला गया। तो ये इस तरह की कर्व है। ये कर्व जो है इसका मतलब है दिस इज नॉट फॉर पिक्चर, दिस इज नॉट ए पिक्चर, दिस इज ए टेक्निकल ग्राफ। जिससे वैल्यू रीड करते हैं, वैल्यू रीड करना भी डिफिकल्ट होता है मगर रीड करते हैं, ठीक है। अब आपको जो रीड करने वाली वैल्यूज हैं वो फॉर एग्जांपल जैसे ये आपको पीक रीड करना है, तो यहाँ से आपने पीक आइडेंटिफाई करने, तो ये पीक आ गई इसकी 20, वेवलेंथ आई इसकी 10, तो आपने कहा 300 केल्विन पे जो आपकी पीक है वो 10 माइक्रोमीटर पर अकर करेगी, और उसकी वैल्यू ईपी मैक्स जो है उसकी वैल्यू 20 होगी, ठीक है। अच्छा, इत्तेफाक से वो जो ईपी मैक्स का इक्वेशन था ना, वो मैंने आपको कराया भी नहीं था, दिया भी नहीं, तो उस वजह से आप लोगों ने, सब लोगों ने इसको फिर टोटल वैल्यू दे दी इसकी सिग्मा T4 से। वो डिफरेंट चीज है, वो तो इसका इंटीग्रेशन है, इसमें तो कर नहीं सकते, सिंबॉलिकली कर सकते हैं, सिंबॉलिकली कर सकते हैं अगर आपको इंटीग्रेट करना हो। मगर अगर आप इसको जैसे कहते हैं ग्राफ पे बना के इंटीग्रेट करें तो आंसर ही गलत आएगा। किसी की ग्राफ है डिस्टॉर्टेड है ना, पहले से शक्ल ऐसे बना दी इसने, अब आप कह रहे हैं इस आदमी की तो चिन्ह है ही नहीं, यहाँ पर चीनी चिन्ह है, तो ये तो बिल्कुल ही अलग चीज है। तो दिस इज नॉट यूज फॉर इंटीग्रेशन, वरना आमतौर से होता है ना कि लोग कहते हैं आपने बचपन में तो इंटीग्रेट ग्राफ पे किया होगा, तो हम तो गिना करते थे खाने है, वो हमारी टीचर बताती थी कि देखें अगर ऐसे स्क्वायर है, इतना एरिया कवर्ड है तो इसको नहीं गिने, मगर ये स्क्वायर है, इतना एरिया कवर्ड है, इसको पूरा स्क्वायर गिने, ऐसे करके आप गिनते थे और कहते थे इतने स्क्वायर फीट आ गए, स्क्वायर एरिया निकालने की तरीके। नेवरदलेस,
तो ये नजर आता है। अब फॉर एग्जाम्पल आपको इस पे चाहिए 3000 पे चाहिए, तो 3000 का जो मैक्सिमम है वो तो यहाँ कहीं होगा। ईबी मैक्स नोट करें, मैं मुस्तकिल आपको पहले इसको पॉइंट आउट कर रहा हूँ। असल चीज ये है, ये तो आइडेंटिफायर है, ये तो आइडेंटिफायर है। ये तकरीबन 10 to 0 जो है 1 माइक्रोमीटर होता है ना। तो ये जनाब आपके पास इस ग्राफ का इस्तेमाल आ गया। इम्पोर्टेंट चीज है वो थोड़ी सी इससे पहले वाले ग्राफ में ज्यादा नजर आ रही है। एक तो कलर्स को समझा देता है, ये कलर्स को दिखा देता है आपको रेड से मतलब विजिबल रेंज को, फिर ये बता देता है कि पीक्स शिफ्ट कर रही हैं, तो किसी चीज एरिया अंडर द कर्व निकाल देता है। तो लिहाजा प्लैंक साहब की बड़ी वाहवाही हुई, लोगों ने कहा कि इसको नोबेल प्राइज दे दो, इसने इतना जबरदस्त काम किया, ही डिजर्व्स अ नोबेल प्राइज। तो ही गॉट अ नोबेल प्राइज, ठीक है ना। हालांकि बेचारे स्टीफन बोल्ट्जमैन ने, खासतौर से बोल्ट्जमैन ने बड़ा काम किया था, तो बोल्ट्जमैन बेचारे को कुछ भी नहीं मिला। दुनिया की बात है, ये आपको करवा गया पूरा, यू कैन अंडरस्टैंड है। इसी से दो चीजें मैंने यहाँ नोट की थी आपके लिए। एक था वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, मैं नाम भीन गया, देखा था मुझे मिला ही नहीं, वो बड़ा लंबा नाम है, वो किताब भी उसकी ढूंढ के निकाली थी मैंने। तो 9-10 नाम पहले आते हैं, फिर कहीं वीन आता है। जैसे किसी साहब का नाम हो ना, हमारे यहाँ तो कम होते हैं, मतलब एक लतीफा था ना कि किसी ने पूछा था कि किसी इन में पहुंचे थे दो मुसाफिर, तो उसने कौन आया, तो उन्होंने अपना नाम बताया कि मेरा नाम हजरत मखदूमुद्दीन फला 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 शेख है। तो इतने आदमी की जगह नहीं है, दो आदमी, तो नाम में लिटरली नाम उसी तरह है। अच्छा, और तो एक तो ये है कि इन्होंने डिस्प्लेसमेंट लॉ निकाला। डिस्प्लेसमेंट लॉ बड़ा पहले से ही था इनकी ग्रीन से, मगर डिस्प्लेसमेंट लॉ ये कहता है कि अगर आप इन सारी पीस को लेना, ये पी के पी के पी के पी के पी सारी पीस को ऐड कर लें, तो आपको एक बड़ा सिंपल रिलेशनशिप आ जाता है, लैम्डा मैक्स टी इज इक्वल टू C3। C3 का नाम है, C3 कहते हैं 2897.6 माइक्रोमीटर केल्विन। बहुत पावरफुल इक्वेशन है। अब इस पावरफुल इक्वेशन का रिजल्ट क्या होता है कि अगर आपको लैम्डा मैक्स पता चल जाए तो आप सोर्स का टेम्परेचर बता सकते हैं। तो आप इसमें अगर आप चाहे तो सर्च करिएगा इसके ऊपर जाके, किसी सर्च इंजन में जाके, तो पता चलेगा कि जमीन पे बैठे बैठे वो कहते हैं कि फला स्टार का टेम्परेचर जो है वो हमारे सूरज से भी ज्यादा है, उसका टेम्परेचर तो 10,000 केल्विन है। अब 10,000 केल्विन यहाँ से बैठे बैठे कैसे पता चल गया भाई, है? तो थर्मोमीटर तो लगाया नहीं आपने, आपने क्या किया, बड़े बड़े टेलीस्कोप लिए में, टेलीस्कोप में रेडिएशन आती है, उसको स्टडी करते रहते हैं, और फिर वो जो उसके स्टडी करते करते बस निकल आया कि जनाब ये तो इतने माइक्रोमीटर रेडिएशन आ रही है, तो ये तो आई ऐसी सोर्स हो सकती है जिसका टेम्परेचर 10,000 हो। ठीक है, तो ये बहुत ही पावरफुल इक्वेशन हमारे लिए इतनी पावरफुल बन जाता है कि अगर आपको फर्स्ट करें किसी रेडिएशन की वो पता करना हो, कैरेक्टरिस्टिक आप ये मालूम करना जा रहे हो कि हमारी रेडिएशन जो है इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है। आपने का टेम्परेचर सन 6000 केल्विन, ठीक है, आपने कहा इसका लैम्डा मैक्स क्या होगा, आंसर आया आपके पास 2897.8 है, ये 6 है, आंसर आ गया आपके पास 2897.6 डिवाइडेड बाई 6000, आंसर आ गया आपके पास 0.48 माइक्रोमीटर्स। इस नॉलेज से क्या फायदा हुआ, पता ही चला कि आपने उसको देखा उसके अंदर यार ये तो विजिबिलिटी बैंड होता है हमारा 0.4 से लेके 0.7 तक या 0.76 तक, तो ये तो विजिबिलिटी बैंड के करीब करीब आ रहा है, ये ग्रीन कलर में आ रहा है। तो लिहाजा सोलर रेडिएशन इज
very much in our visibility band. Anything, नोट करें ये वर्ड जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, irradiated by sun, यानी टॉर्च की तरह अगर सन किसी चीज पे पड़ेगा तो उसको रुखे रोशन की तरह वादे कर देगा. You can see it very easily. Why? It is being irradiated by a source which is close to your eyes. In fact, यही पूरी कलर का फिलोसफी है ये. जब आप कहते हैं ना किसी चीज को कि रेड कलर की है, तो रेड कलर का मतलब ये होता है कि ये जो सोलर रेडिएशन है, पहली बात तो ये कि इसमें रेड होना चाहिए, है ही नहीं. अब जब रेड होगा तो ये सरफेस एक्चुअली रेड ही एब्जॉर्ब नहीं करती, रेड को रिफ्लेक्ट करती है. तो आपको क्या नजर आता है? रेड. हम कहते हैं इस बॉडी का कलर रेड है क्योंकि आपको रेड नजर आ रहा है ना. अच्छा, मजे की बात ये कि अगर रेडिएशन की सोर्स में रेड नहीं हो तो फिर पता ही चलेगा रेड तो रिफ्लेक्ट करता है, रेड है ही नहीं, तो ये कहाँ रिफ्लेक्ट करेगा? कुछ भी नहीं करेगा. तो यही चीज जो है ना आपको ब्लैक नजर आएगी. वही शर्ट जो है, इसीलिए मैंने बहुत जमाना पहले एक गुलामत टेक्सटाइल में एक कमरा देखा था. वो रूम जो था ना उसके अंदर बहुत सारे किस्म की लाइटें थी, बहुत सारी किस्म की लाइटें थी. और वो जो प्रिंट लगाते थे ना उनको वो कब से मौसम तुम उठ के जल्दी आ गए, क्लास तो चल रही है तकरीबन 9 बजे शुरू, लेट हो गया. एनीवे, उसके अंदर उन्होंने मुख्तलिफ सोर्सेज लगाए हुए. फॉर एग्जांपल यहाँ से शीशा खोल देते तो सनलाइट आ जाती थी. फिर ये हमारे यहाँ होती है ना ट्यूब लाइट्स, और आजकल तो तुम्हें पता है इतनी किस्म की लाइटें, तो 8 किस्म की लाइटें लगी हुई. और वो उससे जो अपने प्रिंट निकालते थे नए नए, उनको देखा करते थे कि कौन सा प्रिंट कौन सी लाइट में कैसे नजर आ रहा है. तो अगर किसी और ने खुश होके ऐसा प्रिंट खरीद दिया कि दिन में तो बहुत अच्छा लग रहा है, मगर रात में वो किसी उसमें चली गई पार्टी में, तो वो लोगों ने कहा यार ये क्या काले कपड़े पहन के आ गए. तो ये चक्कर है कि कलर जो है वो बेसिकली दिखाने वाली चीज होती है. और फिर यू अंडरस्टैंड कि कलर बहुत छोटी सी दुनिया है रेडिएशन की, है ही नहीं. रेडिएशन की दुनिया है 0.1 से 100 तक थर्मल रेडिएशन, जिसमें कलर जो है 0.4 से लेके 0.76 तक है या 0.7 तक है. दैट्स ऑल. मगर इसी के जिंदगी घूमती है. इसके बियॉन्ड इंफ्रारेड है, इसके इधर अल्ट्रावायलेट. और हमें पता है बहुत से जानवर जो हैं वो बियॉन्ड विजुअल रेंज, इंसानी विजुअल रेंज देखते हैं. ठीक है ना. क्या कह रहे हैं फाद ने, क्या कहा है ये, तो तुम रोमन इंग्लिश लिखते हो पढ़े ही जाते. 9 बजे से हाथ से ये 9 o'clock से चल रही. वेरी गुड. अब ये तो तुम लोग लिखते हो एक साहब अप्रैल को लिखते हैं APRAIL अप्रैल. रहम करो अंग्रेजी पे. तो बहरहाल ये दिस इज द पिक्चर व्हिच यू गेट फ्रॉम दिस. और ये दो रिलेशन आ गए आपको. ठीक है ना. एक आ गया लैम्डा टी मैक्सिमम का और एक आ गया ईबी का. अच्छा, अब वो रिलेशन जो एग्जाम में आया था वो तो टेढ़ा था, मगर वो कुछ ऐसे था. ईबी मैक्स निकालना है ना तो आप पहले ये लिखते हैं. उसके बाद क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं t-5 से और t+5 से मल्टीप्लाई करते हैं. इसका रिजल्ट ये होता है कि ये बन जाता है C1 लैम्डा t -5. ठीक है. और ये बन जाता है T5. नीचे बन जाता है एक्सपोनेंट C2 अपॉन लैम्डा t. अब आप इसमें लगा देते हैं ये वीएस लॉ, क्योंकि लैम्डा मैक्स t पे ये C3 बन जाता है और ये जो EB है ये बन जाता है EB मैक्स. तो जब EB मैक्स लगाते हैं तो ये बन गया लैम्डा 1 लैम्डा मैक्स t raised to power -5 into t raised to power 5 divided by exponent C2 upon lambda max t -1. अब lambda max t का कोई खास मतलब हो गया ना C3, तो फाइनल इक्वेशन आ गया आपका EB max is equal to C1
C3 minus 5 T5 divided by exponent C2 upon C3 minus 1. इससे आप C1 C2 की कांस्टेंट हो गया, अल्टीमेटली रिलेशनशिप बनता है, वो बनता है EP max is equal to C4 times T raised to 5 और C4 जो है सारा एक कांस्टेंट है ये वाला, इससे वो EP max निकलता है, यानी वो जो कर्व पर टॉप की वैल्यू आ रही थी ना यहाँ की, ये वाली वैल्यू इससे निकलती है, इस लैम्डा मैक्स पे ये वैल्यू। और जो इंटरेस्टिंग चीज है वो ये कि ये वैल्यू जो है T raised to 5 से चेंज होती है, which is huge। कोई भी चीज T raised to 5 से चेंज हो तो बहुत चेंज आ जाएगी, ठीक है ना। तो दिस इज व्हाट वी हैव, ठीक है। अब अगर वापस आप इस कर्व पे चले जाएं और थोड़ी सी सब बकवास को मिटा दें थोड़ी देर, तो यहाँ है आप, अगर आपसे कोई पूछे कि यार इसके दरमियान क्या रेशियो है, इसके और इसके, इस मैक्सिमम के और इसके 300 और 3000 के, तो 300 और 3000 में रेशियो जो है वो है 10, मगर EB का रिलेशन है, EB 3000 जो है और EB 300 जो है वो है 10 raised to power 5, 10 के 5 T raised to power 5 है ना, EP max is proportional to T raised to power 5, तो T5 का मतलब 10 raised to power 5, 10 raised to power 5 होता है 1 2 3 4 5। तो अब यहाँ अगर ये वैल्यू आई है, बस करें मैंने कहा था 30 वैल्यू है, 30 है ये, 30 है, तो 30 यहाँ कितनी आएगी, ये तकरीबन 30 से बन जाएगी 3 मिलियन, तो ये मिलियन तो आ गया ना, ये 1 मिलियन ये है, 2 मिलियन ये, 3 मिलियन, तकरीबन 3 मिलियन हो। भाई समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, मुश्किल चीज है थोड़ी सी, मतलब ये ग्राफ मुश्किल नहीं है, वो जो डेरिवेशन की चीजों थोड़ी सी टेढ़ी है, ठीक है। वेरी गुड, तो दिस इज एज फार एज वी कैन वी हैव मूव टू। उसके बाद हाउ मेनी पीपल आर स्टिल सिटिंग देयर, अच्छा माशाल्लाह 10 है। हबीब भी बैठे हैं, हबीब तुमने मिस की थी क्लासेस ये, एनीवे ये आपके पास पिक्चर आ गई, तो अब इस पिक्चर के बाद अब आगे चलेंगे तो फिर ये आ जाता है कि एनर्जी इन अ बैंड, तो ये अक्सर एक क्वेश्चन आता है एनर्जी इन अ बैंड, कि विजिबल बैंड में कितनी एनर्जी है। तो उसके लिए एक साहब है, उनका नाम था डंकर, उन्होंने बड़ा एक नेक काम किया था, और वो कर्व मुझे चाहिए इस पर मैं इंसर्ट ही करूँ। उन्होंने ये किया था कि उन्होंने वो जो पुराना हमारा कर्व था ना वो लिया था, EB लैम्डा और गैस लैम्डा का कर्व, उसमें हर टेम्परेचर के अलग कर्व थे, और उन्होंने कहा कि नहीं नहीं यार हर टेम्परेचर का अलग कर्व नहीं बना, ये EB लैम्डा अभी वाला जो रिलेशन बना था डिवाइड बाय T raised to 5 करके लैम्डा -5 एक्सपोनेंट करके C2 अपॉन लैम्डा, इसको प्लॉट कर लो। तो इसमें एक्चुअली वो जो आपने क्या किया कि लैम्डा और T को ज्वाइन कर लिया, तो आपका वेरिएबल जो है ये बन गया EB लैम्डा T, EB और T5 अगेंस्ट लैम्डा T, तो एक ही कर्व बन गया, ये सारे कर्व मर्ज हो गए, 4-5 कर्व 10 कर्व 20 कर्व मिलके एक कर्व बन गया। और अब इससे आपने क्या किया कि आपने कहा कि देखो भाई ये आपका है EB लैम्डा 1 यहाँ तक लैम्डा 1, तो हम लैम्डा 1 तो नहीं लैम्डा 1 T इस्तेमाल करेंगे, और लैम्डा 1 T का एरिया जो है ये वाला है, और इसको हम कंपेयर करेंगे पूरे एरिया से, पूरा इसका पूरा एरिया है ना ग्राफ का, तो अब एक ही ग्राफ है ना, तो इससे आपको एक फ्रैक्शन मिल जाएगा, ठीक है। फिर आपने कहा कि लैम्डा 2 यहाँ है, लैम्डा 2 को ऐसे ग्रे करके यहाँ तक आएगा, इसको भी पूरे से करो, तो ये जो पूरे से ये भी एक फ्रैक्शन आ जाएगा। अब फर्स्ट करें पहला फ्रैक्शन आया 0.3, दूसरा फ्रैक्शन ज्यादा हुआ सब वो आया 0.7, तो आप ये कह सकते हैं कि इन दोनों के दरमियान जो वो है एमिशन वो 0.7 माइनस 4.3 0.4 है। तो ये काम बहुत आसान हो गया इसके बाद, इनके टेबल बनाने के बाद। टेबल मैंने इस तरह का बना दिया कि रेशियो दे दिए, पहले तो इसमें तब्दील किया सिंगल कर्व में, तो रेशियो बना दिए,
रेशो बनाने के बाद काम बहुत ही आसान हो गया। अगरचे मेरे ख्याल से शायद एक आध नहीं सही तरीके से इस्तेमाल किया, बाकी ने पता नहीं क्या किया, कहीं से कॉपी कर लिया गलत, घबराहट की मारी करे। ये टेबल आ गया। टेबल के अंदर जो खास बात है कि टेबल 0 से शुरू होता है, लिखा हुआ नहीं है, और इन्फिनिटी तक जाता है, लिखा हुआ नहीं है। 0 पे वैल्यू फ्रैक्शन की 0 होती है और इन्फिनिटी वैल्यू फ्रैक्शन की 1 होती है। इन्होंने जो एफ लैम्डा लिखा हुआ है, इसको आप इंटरप्रेट कर लें एज ईबी 0 टू लैम्डा टी डिवाइडेड बाय ईबी 0 टू इन्फिनिटी, जिसका दूसरा नाम होता है न्यूमरेटर नहीं होता, नीचे वाले का नाम होता है सिग्मा। नोट करें वो T5 था ना, इधर भी एक T5 था और इधर भी एक T5 था, वो कैंसिल हो जाता है, टेम्परेचर कोई रोल नहीं रहता, फ्रैक्शन आ जाता है, तो ये फ्रैक्शन आ जाता है। ठीक है, और इस फ्रैक्शन की बुनियाद पर फिर आप क्या करते हैं कि आप हर क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। ये ऐसे इसमें किया नहीं मैंने, वो सोचा होगा ना क्लास में करा दूंगा, तो चलो क्लास में कर लेते हैं, तुम उसको नोट करना। हमने किया था ये क्वेश्चन विजिबल, तो विजिबल का पहले हमें सोर्स से टेम्परेचर बताना पड़ेगा। हम कहेंगे विजिबल फ्रॉम सन, फ्रॉम इन सनलाइट। तो विजिबल इन सनलाइट का मतलब है 6000 केल्विन। 6000 में अपनी आसानी के लिए ले रहा हूँ, वरना वो है तो 5782। इंटरपोलेशन की खामखा उससे बचें। फिर आपने का विजिबल की रेंज है 0.4 से लेके मेरे वाली फिगर को ले लो 0.7 तक, तो फिर आपका टेबल बन गया एक छोटा सा लैम्डा लैम्डा टी और फ्रैक्शन 0.4, ये बना 2400 और दूसरा बना 4200। ये दोनों रीड कर लो, दो कॉलम, दो ऊपर एक से दो रो छोड़ दो, तो 2400 पे, मैं पीछे से देख लूं क्या आएगा 2400 पे। 2400 पे आ रहा है 0.14026 और 4200 पे आ रहा है 0.516014। ये मुझे याद कैसे रहेंगे? एक चीज भी थोड़ी देर में याद नहीं रहती है, देख लेता हूँ बाद में। 2400 पे 3 डेसिमल तक लिख लेते हैं, 0.140 और 4200 पे 0.516, ये याद रहेगा। 516 140। ठीक है, तो ये हमारा बोर्ड पे आ गए। तो 2400 पे 3 डेसिमल प्लेस तक लिखा था 0.140 और यहाँ है ये 0.516। अब ये है 0 से 0.416। ठीक है, तो लिहाजा ये यहाँ तक हो गया और यहाँ है ये 0 से 0.516। तो मैं जब निकालूंगा कि इसके बीच में क्या हुआ है, तो मुझे पूरी तौर से तो ये लाइन निकाल देनी चाहिए। और यहाँ लिखना चाहिए सर मेरी दूसरी डिवाइस को एक्सेप्ट कर लीजिए प्लीज, एडमिट कर दीजिए। फिर करना पड़ेगा सर, तो वो दूसरी डिवाइस से आया हूँ। एडमिट। थैंक यू सर, थैंक यू। हो गए, गुड गुड। रिकॉर्डिंग चल रही है। अच्छा, तो अगर ये जो पिक्चर आई आपके पास, तो फ्रैक्शन ये 0 से 14 है, ये 0.56 है, तो इसका आप इसमें से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6, 11 में से 7 और 376.376। है ना, तो 0.376 is 37.6% एनर्जी इन विजिबल बैंड। ठीक है, और ये अगर आप इसको भी लिखें 0 और इसको लिखें इन्फिनिटी, लैम्डा को लिखें इन्फिनिटी, तो ये बनता है 0 और ये बनता है इन्फिनिटी। इस पे आपको आंसर पता है 0 0 0, इसका आंसर 0 0 पे 0 0 0 है और इसका आंसर जो है 1 है। तो लिहाजा ये आपको अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड की भी फिगर दे देगा, यानी 14% इंफ्रारेड, so 14% ultraviolet, 37.6% infrared visible और 1 -0.46
0.46 जो है इन दोनों का डिफरेंस जो आएगा कितना आएगा 49% कुछ आएगा 48 100 minus 14 minus 37.6 ये आ गया 48.4 48% इंफ्रारेड। मगर अभी जब हम ग्रीन हाउस की बात कर रहे थे ना तो उसमें हम शॉर्ट वेवलेंथ की बात कर रहे थे, तो शॉर्ट वेवलेंथ आप डिफाइन कर लें कितना होगा, उसकी डेफिनेशन तो कुछ और हो सकती है ना। शॉर्ट में विजिबल से भी पीछे जा सकते हैं आप कह सकते हैं कि शॉर्ट जो है वो तकरीबन 0.1 से शुरू हो जाता है और मे बी 2 माइक्रोमीटर तक चला जाता है, उसके बाद बल्कि 2 नहीं 1 माइक्रोमीटर ले लेना, 1 माइक्रोमीटर तक ये शॉर्ट वेवलेंथ रेडिएशन। लॉन्ग वेवलेंथ रेडिएशन जो है वो 200 पर 100 पर शुरू होती है और इंफिनिटी तक जाती है। तो अब जो सन है उसमें 1 कितना आएगा, सन का टेम्परेचर वही है ना, और विजिबल की शर्त भी नहीं है हमारे पास है। सोलर रेडिएशन में ग्रीन हाउस में विजिबल की शर्त नहीं है, इनविजिबल भी जा रहा है, इंफ्रारेड नहीं जा रहा है, इंफ्रारेड इसमें नहीं है। तो जनाब ये पिक्चर आ गई आपके पास, लैम्डा पॉइंट लिखा आपने 0.1 और 1, लैम्डा टी आ गया आपके पास, ये बन गया 600 है और ये बन गया आपका 6000। 600 पे तो वैल्यू तकरीबन 0 ही होती है, 600 वैल्यू क्या 0 है ना, 0 है। और 6000 पे कितनी वैल्यू है, 6000 पे वैल्यू है 0.73718 738 ले लेते हैं, 73.8 ठीक है, तो 73.8 आ गई वैल्यू आपके पास, ये 0 आई, ये 0.738 आ गया। इसका मतलब कितना है, ये फ्रैक्शन है आपके पास लैम्डा 1 और लैम्डा 2 के बीच में। तो जो एनर्जी आ रही है ना सन की, वो आ रही है उसकी अपनी एक्चुअली वो होगा इंसिडेंट एनर्जी की स्ट्रेंथ होगी, 1000 ले लें 700 ले लें 600 ले लें जो चाहे ले लें, मगर उसकी 73.8% अंदर चली जाएगी, ग्रीन हाउस के अंदर चली गई, ठीक है ना। ये आप एब्जॉर्ब कर ली पौधों वौधों ने। अब इनकी बारी है एमिटेंस की, इन्होंने क्या एमिट करना है, इनका टेम्परेचर सन के बराबर थोड़ी होगा, इनका टेम्परेचर तो अगर नॉर्मली 200 मतलब बाहर अगर फ्रीजिंग है तो मे बी 273 से भी कम है, आप एज्यूम कर लेंगे इनका टेम्परेचर हो गया 300, तो 300 से क्या बनाइए 300 केल्विन टेम्परेचर हो गया, लैम्डा वही है, कोई जो लैम्डा है जो इसकी ग्लास की जो वो उसके हिसाब से होगी 0.1 600 6000 है, इस पे क्या आएगा, ये तो 0 आ जाएगा सारा, ये लैम्डा ही इनकी इतनी छोटी है, ग्लास की ट्रांसपेरेंसी थी ना, लैम्डा उसमें लिखा हुआ नहीं है, शॉर्ट और लॉन्ग लिखा हुआ है, मगर ये समझ लें कि शॉर्ट में इसकी जो ट्रांसपेरेंसी तो ज्यादा यहाँ है ना, आगे को ब्लॉक करेगा, तो लैम्डा अगर 0.1 है और 1 भी है तो ये तो 0 ही आ गया, ये 300 आ गया, ये 0 आ गया, तो पता चला कि फ्रैक्शन ये भी 0, इसका मतलब है कि यहाँ से जो एमिट हो रही है ना ये लार्ज वेवलेंथ रेडिएशन, ये तो इंफ्रारेड में एमिट कर रहा है सारा, और वहाँ आपका ग्लास जो है ब्लॉक कर रहा है, तो ये सारा का सारा जो आपको 1000 का अगर ले लें तो 738 वॉट जो मिले आपको 1 मीटर स्क्वायर के, वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे, जाने कुछ नहीं देगा ये, ठीक है ना। तो दिस इज द ग्रीन हाउस इफेक्ट, आई थिंक वी विल स्टॉप हियर नाउ, है ताकि तुम इसको हजम कर लो और मैं वो तुम्हारा वो काम कर दूंगा सारा उसका क्या कहते हैं मार्किंग का, और वो मैं शेयर कर दूंगा। मैंने आपके से एक काम ये किया है कि अलावा आपके उसके कमेंट करने के मैंने एक सोल्यूशन सा भी बनाया है, और सोल्यूशन के एक तरह से 2 हिस्से हैं, एक शॉर्ट हिस्सा है एक लॉन्ग हिस्सा है हर क्वेश्चन का, ताकि अगर किसी को बहुत ज्यादा दिलचस्पी हो देखने में तो वो देख ले, ठीक है। तो ओके, एनी क्वेश्चन अगर आपकी तरफ से हो तो लिख के पूछो, चैट पे पूछो, व्हाटएवर।
थैंक यू सो मच सर। एनी क्वेश्चन? ठीक है, अच्छा अब ये रिकॉर्ड हो गया सारा? जी सर रिकॉर्ड हो गया, मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद ये है कि आगे भी रिकॉर्ड ही करना है, तो अब्दुल्ला आए कि नहीं आए? पता नहीं सर, अब्दुल्ला अब्दुल्ला दिख तो नहीं रहा मुझे। पार्टिसिपेंट की लिस्ट में मुझे भी नहीं दे रहा। तो एनीवे अब जो भी है, ओके, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। चलिए 11:40